हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 19 सितंबर को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है इंडिया नीड्स मोर फोकस टू रीच SDG 3 अ क्रूशियल गोल। इसमें हम हेल्थ फॉर ऑल के बारे में बात करेंगे। करेंट स्टेटस क्या है, गैप होने के रीज़न क्या है, SDG टारगेट तो क्या है और इस गैप को कैसे फुलफिल करेंगे। 3 मल्टीप्रॉन्ग स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे। तीनों जो सॉल्यूशन है यार बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके नोट्स बनाएं। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है शुड इंडिया ओवरलुक बाउंड्री इशूज वाइल नॉर्मलाइजिंग टाइज विद चाइना। जैसे हम पाकिस्तान के साथ बात करते हैं, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। क्या चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट जब तक रिजॉल्व नहीं होता तब तक हमें रिलेशन सही करने चाहिए, नॉर्मलाइज करने चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उसी का जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है। विवेक काटजू जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट है वो यहाँ पर इसका आंसर करेंगे और बहुत अच्छे से हम समझेंगे कि क्या आप भी इसका है ना एक ओपिनियन डेवलप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हाइप करिए यार। ठीक है, शुरू कर लेते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इंडिया नीड्स मोर फोकस टू रीच SDG 3 अ क्रूशियल गोल। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, GS3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। SDG 3 के बारे में बात करेंगे जो कि है इंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। सो इसके जो टारगेट है उसको इंडिया अचीव करना चाहता है बाय 2030, लेकिन अभी जो करंट स्टेटस है उसमें हम काफ़ी पीछे हैं। सो ये जो गैप है उसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इस आर्टिकल का क्रक्स है। इसमें जो सॉल्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें रीजंस भी दिए हैं कि अभी जो करंट स्टेटस है और हम पीछे हैं तो क्यों पीछे हैं, ये सब सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसको भी आप नोट्स बना सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मल्टीप्रोम सॉल्यूशन दिया है, तीनों अच्छे से लिखेंगे। ठीक, शुरू कर लेते हैं। India secured its best ever position in Sustainable Development Goal Index, ranking 99 out of 167 nation in 2025 edition of the SDG report. This marks significant improvement from its rank 109 in 2024, reflecting steady progress since 2021. ठीक, सो SDG इंडेक्स की यहाँ पर बात की गई है। SDG इंडेक्स से पहले ये समझते हैं कि SDG गोल्स होता क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। इसे 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टोटल 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं। इसको सारी कंट्री मिल करके इन गोल्स को अचीव करना चाहती है। पर्पस क्या है? टू एड्रेस द चैलेंजेस। कौन से चैलेंज? ग्लोबल चैलेंजेस सच एज पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, एजुकेशन फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये जितने भी चैलेंजेस हैं पूरी दुनिया में उसे हमें ख़त्म करना है और ये हम ग्लोबल कॉपरेशन से कर सकते हैं। सो हमने नेशन वाइज तो टारगेट होते ही हैं हमारे, हमें ये अचीव करना है। ओवरऑल ग्लोबल कंट्रीज़ के टारगेट कौन डिसाइड कर रहा है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और सारी कंट्री टोटल 193 कंट्रीज़ ने इसे साइन किया है और इसे जो है एक्सेप्ट किया है और इसके तरफ कार्य कर रही है। इसे अचीव करने के लिए अलग अलग काम कर रही हैं सरकारें। ठीक, सो ये आपका क्या है? SDG गोल्स। इससे पहले 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हुआ करते थे, उसमें 7 टारगेट थे। इसको चेंज 2015 में तक का ये टारगेट था, है ना। MDG 2015 तक अचीव करना था। उसके बाद फिर SDG आया जिसमें हमने टारगेट्स बढ़ा दिए और बोला कि 2030 तक के टारगेट को हमें कंप्लीट करना है। अब कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं? हर साल ट्रैक करते हैं प्रोग्रेस को। उसके लिए एक इंडेक्स बनाया गया जिसका नाम SDG इंडेक्स है। ना क्वेश्चन ये है कि इसे रिलीज़ कौन करता है? इसे रिलीज़ करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी SDSN ही रिलीज़ करता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि SDSN कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज़ करता है, और ऑप्शन में 1 पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आ जाएगा, दूसरे पे SDG इंडेक्स आ जाएगा और तीसरे पे कार्ड डाल दिया, फिर 1 2 3 ऑप्शन बन जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया ने इस इंडेक्स में 99 रैंक हासिल किया है। पहली बार इंडिया अंडर 100 कंट्री में आया है, विच इज़ अ गुड प्रोग्रेस। इसके पहले 109 था। पूरे 10 रैंक की छलांग मारा है इंडिया ने, और जो कि एक बहुत अच्छी बात। पर ऑफ कोर्स पर तो होता ही है, इसलिए ये आर्टिकल आया है। पर अभी भी प्रेसिंग चैलेंजेस हैं, स्पेशली हेल्थ और न्यूट्रिशन से संबंधित, स्पेशली कौन से एरिया में? रूरल एरिया में, और जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वहाँ पर ये चैलेंज देखने को मिल रहा है।
सो हमें SDG 3 के बारे में विचार करने की ज़रूरत है, जो जिसका गोल है एंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस, और इंडियकली बहुत क्रूशियल और डिमांडिंग गोल है। अभी के करंट स्टेटस की बात करें, डिस्पाइट सम गेन इन सम एरियाज, overall trajectory indicates that India is not on a track in most of the target. For example, maternal mortality rate, the number of mother dying after childbirth per 1 lakh live births stand at 97 per death live birth, higher than 2030 target of 70. MMR का टारगेट था 70 पहुंचना बाय 2030, अभी हम कहाँ पर है 97 पहुंच जाएंगे, ऐसा बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर अभी बहुत तेज़ी से ये नंबर चेंज नहीं हो रहा है। पिछले 5 सालों में बहुत एकदम तेज़ी से नहीं हुआ है। सो इतना आसान नहीं है कि हम, लग तो रहा है कि सिर्फ है ना 27 डेथ कम करनी है, लेकिन इतना आसान नहीं है। MMR होता क्या है, मान लीजिए जो मदर है वो डिलीवर करती हैं बच्चे को, तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन रहते हैं उस टाइम पे अगर कॉम्प्लिकेशंस के कारण मदर की डेथ हो जाती है तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट में काउंट होता है। अब जब महिलाएं टोटल 1 लाख लाइव बॉर्न हो रही है, उसमें कितनी नंबर ऑफ मदर्स हैं, महिलाएं हैं जो कि कॉम्प्लिकेशंस के कारण, बर्थ कॉम्प्लिकेशन के कारण उनकी डेथ हो जाती है, वो नंबर MMR बताता है, जो कि हमारा अभी 97 पर है। अगर हम अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट की बात करें तो उसका जो वो है नंबर, वो 32 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 25 है। सो टारगेट अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट का क्या है 25, अभी कितना है 32, तो अभी भी हम थोड़े दूर हैं। अंडर 5 का मतलब क्या है, बच्चा जन्म लेगा, 1000 बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उसमें ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी डेथ 5 साल की कम उम्र में हो जा रही है, उसे अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट कहा जाता है। इन डेवलप कंट्री इट रेंजेस बिटवीन 2 and 6 डेथ। लाइफ एक्सपेंडेंसी भी हमारी जो है 70 ईयर्स के अराउंड है, और हमारा टारगेट 73.63 ईयर्स है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अभी भी बर्डन कर रहा है फैमिली को, लगभग 13% ऑफ टोटल कंजम्पशन उनका किस में जा रहा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब हेल्थ के ऊपर उनका एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट डेट था 7.83%। हालांकि इम्यूनाइजेशन में इंडिया अच्छा कर रहा है, 93% इम्यूनाइजेशन कवरेज है, लेकिन टारगेट हमारा 100% है, लेकिन ये हो जाएगा। सो इसके मल्टीपल रीज़न है। पहला, लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर पार्शली ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, है ना। तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण हेल्थ केयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है, उसके कारण एक्सेसिबिलिटी अच्छी नहीं है ही नहीं हॉस्पिटल यार, डॉक्टर ही नहीं है, तो कहाँ से रूरल एरिया में, ट्राइबल एरिया में लोगों को हेल्थ केयर मिलेगी, ठीक। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। दूसरा, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, लोग हाइजीन, सैनिटेशन, इन सब चीज़ों, लाइफस्टाइल चॉइसेस, इसका ध्यान नहीं देते यार, उनका वे ऑफ लिविंग ख़राब है, उसके कारण भी हेल्थ बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और थर्ड क्या है, कल्चरल स्टिग्मा, कल्चरल प्रैक्टिसेस और स्टिग्मा अराउंड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को तो हम मानते ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ हमारे देश में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा इशू है आज के समय में। अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देखें तो इंडिया की रैंक बहुत ख़राब है, मेंटल स्टेट हमारी बहुत ख़राब रहती है, लेकिन हम इसे रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ ख़राब है और हमें इसकी ज़रूरत है। इसके अराउंड टैबू और स्टिग्मा अटैच है। अगर हेल्थ केयर सर्विस अवेलेबल भी है तो भी बहुत सारे लोग ये हेल्थ केयर सर्विस अवेलेबल होते हुए भी कल्चरल रीज़न के कारण, टैबू के कारण नहीं ले रहे हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसी के कारण हमारा जो करंट स्टेटस है वो देखने को मिल रहा है, ठीक। नाउ 3 मल्टीप्रोंग अप्रोच की ज़रूरत है। पहला क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस टू पॉपुलेशन। यूनिवर्सल मतलब सबके पास, अभी हमारे यूनिवर्सल है क्या, नहीं। आयुष्मान भारत मिशन में BPL हाउस होल्ड को दिया जा रहा है, BPL हाउस होल्ड को दिया है, 40 से 50 करोड़ लोगों को ये इंश्योरेंस इसकी मुहैया कराई जा रही है, बाकी के पास तो नहीं है। तो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, सो दैट कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, है ना। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं रहेगा तो लोग डरेंगे नहीं यार खर्चा करने में हेल्थ के ऊपर। कई बार पैसा ज़्यादा लगता है तो आदमी सोचता है अरे नहीं यार रहने देते, नहीं दिखाते, सर्जरी नहीं कराते, ये नहीं कराते, ये सब सारी चीज़ें रहती है। सो ये प्रॉब्लम ख़त्म, सबकी हेल्थ बढ़िया हो जाएगी। अब आपने ये सॉल्यूशन दिया तो आपका ये ओपिनियन है कि ऐसा करना चाहिए, अब इसको जस्टिफाई भी तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी शो करती है कि रोबस्ट इंश्योरेंस सिस्टम है तो जो हेल्थ केयर है उसका एक्सपेंडिचर कैटास्ट्रोफिकली कम हो जाता है और जेंडर इक्विटी को भी इंश्योर करता है। इसमें ऐसा नहीं कि पुरुष ने अपना करा लिया इलाज, महिला का इलाज ही नहीं हो रहा क्योंकि पैसे ज़्यादा लग रहे हैं। सो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है।
ये बता रही है कि भाई यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस करना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे ओपिनियन से कोई मतलब नहीं है जब तक कि तुमने अपने ओपिनियन को जस्टिफाई करने के लिए फैक्ट ना दिया हो। याद रखिए, ये हर मेंस के आंसर में इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सेकंड है हाई क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर अक्रॉस द कंट्री सेटअप करना ज़रूरी है और कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर का। वाई प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ज़रूरी है भाई? इसका रीज़न ये है कि वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक्स 2022 जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही है ना, उन्हीं ने रिलीज़ किया है ये। उसमें ये हाईलाइट किया गया है कि प्राइमरी सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो वो जल्द ही डिसीज़ को डिटेक्ट कर लेता है और हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट कम हो जाती है और लॉन्ग टर्म आउटकम्स बेहतर हो जाते हैं हेल्थ में। सो ये बोल रहा है वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिक्स की रिपोर्ट, इसलिए हमें ये करना ज़रूरी है। आयुष्मान भारत बिल्कुल उसी पे जाते हैं। उसमें एक कंपोनेंट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी है। लगभग 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। प्रॉब्लम क्या जाती है? डॉक्टर्स नहीं रहते। डॉक्टर्स का भी जुगाड़ करना ज़रूरी है। अब वो डॉक्टर नहीं जा रहे हैं रूरल एरिया में, क्या करोगे आप? ज़बरदस्ती करोगे क्या? तो हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम पोटेंशियल डिजिटल हेल्थ टूल को हार्नेस कर सकते हैं टू ट्रांसफॉर्म द हेल्थ ऑफ रूरल पीपल एंड टू ब्रिज दिस गैप ऑफ एक्सेसिबिलिटी बिटवीन द रूरल एंड अर्बन पीपल। ठीक, सो डॉक्टर नहीं जा रहे, कोई बात नहीं। टेलीमेडिसिन और इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को हम एज अ लेवरेज यूज़ करते हुए हम इस गैप को कम कर सकते हैं। नाउ थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमें फोकस करना चाहिए प्रिवेंशन पे और हमें बच्चों को संस्कार के रूप में हेल्थ एजुकेशन देना होगा, इसलिए करिकुलम में डालना बहुत ज़रूरी है। आज के बच्चों को हेल्दी न्यूट्रिशन क्या है, गुड हाइजीन क्या है, सैनिटेशन क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, रोड सेफ्टी और मेंटल हेल्थ टॉपिक्स पर पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाना ही ज़रूरी नहीं है, हमें उनको हैबिट डेवलप करानी होगी, उनके बिहेवियर में ये चेंज दिखना चाहिए, नॉट जस्ट इन देयर नॉलेज। और ये हमारा फोकस होना चाहिए। अगर हम लड़कियों को पढ़ाते हैं, वो बाद में चल के मदर बनेगी, तो वो अपने बच्चों को भी ये सारी चीज़ें पढ़ाएगी। अपनी पूरे हेल्थ, अपनी खुद की हेल्थ और अपनी पूरी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखती हैं माएँ। सो ये एक लॉन्ग टर्म अगर हम सोचें कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकता है, परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो वो यही है कि हेल्थ एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। अगर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही जब मदर एजुकेटेड होके जाएंगी तो ऑब्वियसली वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराएंगी, एमएमआर रेशियो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, अंडर 5 मोर्टेलिटी ऑटोमेटिकली हो जाएगी क्योंकि उन्हें अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना होगा, और रोड एक्सीडेंट्स भी कम होंगे जब लोग जो है समझ पाएंगे कि रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। ये सब सारी चीज़ें बच्चों को ही सिखाना है क्योंकि बच्चे ही गड़बड़ी करते हैं। इसी के साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड ऑल सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। इसका आप जो है इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या दे सकते हैं, केस स्टडी भी यूज़ कर सकते हैं जो कि फिनलैंड की है। वहाँ पर इसी तरीके से करिकुलम में न्यूट्रिशन, हाइजीन और लाइफस्टाइल जैसी चीज़ें को ऐड किया गया था और उसके कारण कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ रेट कम हो गया बहुत ज़्यादा। कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा जो जानी जाती है, अगर नॉन कम्युनिकल डिसीज़ में बात करें तो वो कार्डियोवास्कुलर और हार्ट डिसीज़ के कारण है। वो काय से होती है? लाइफस्टाइल से होती है। लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए हमें यहाँ पर लेसन्स प्रोवाइड करना ज़रूरी है। समझ में? पॉलिसी मेकर्स को हेल्थ एजुकेशन इंडिया के स्कूल करिकुलम में डालना है, साथ में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर इन्वेस्ट करना है और प्राइमरी हेल्थ केयर को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर इंडिया ये कर लेता है तो बेस्ट है। इंडिया जो है आने वाले टाइम में सारे टारगेट अचीव कर लेगा। इंडिया की जो रैंक है एसडीजी में इम्प्रूव ज़रूर हुई है, एनकरेजिंग है, पर रियलिटी ये भी है कि केवल 17% ऑफ ग्लोबल एसडीजी टारगेट आर करेंटली ऑन ट्रैक टू अचीव बाय 2030। तो अपने यूथ को एजुकेट करना, हेल्दी बिहेवियर डेवलप करना, ये सब इंडिया को करना पड़ेगा सो दैट कि सस्टेनेबल प्रोग्रेस हो सके। और 230 तो ठीक है, लेकिन बाय 2047 अगर इंडिया विकसित भारत चाहता है तो हमें जो इंडिया का करिकुलम है उसे ब्रॉडर करके हेल्थ रिलेटेड जानकारी, नॉलेज और बिहेवियर में ट्रांसलेट हो, ये इंश्योर करना पड़ेगा। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है शुड इंडिया ओवरलुक बाउंड्री इश्यूज वाइल नॉर्मलाइजिंग टाइज विथ चाइना। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 IR इंडो चाइना रिलेशन आता है, बॉर्डर डिस्प्यूट आता है, तो उसमें आप एज ए चैलेंज की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको GS3 बॉर्डर इश्यूज़ जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, म्यांमार बांग्लादेश का पूछा जा चुका है, चाइना का नहीं आया है, तो डायरेक्टली बॉर्डर डिस्प्यूट आ सकता है। क्वेश्चन क्या है, इंडिया और पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि भाई ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। अब जब चाइना की हम बात कर रहे हैं तो क्या ट्रेड को नॉर्मल किया जा सकता है, क्या रिलेशन नॉर्मलाइज किया जा सकता है विदाउट रिजॉल्विंग द
बॉर्डर डिस्प्यूट? दिस इज़ द वेरी बिग क्वेश्चन। और इसको आंसर करने के लिए हमारे पास विवेक काटजू जी जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट है, अंतरा घोषाल सिंह है जो कि फेलो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में काम कर रही हैं। इन दोनों से सेम सवाल पूछे गए, इन्होंने क्या जवाब दिए हैं, ये आंसर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका ओपिनियन बनाने के लिए आपको इंटरव्यू में ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है अगर वहाँ तक आप पहुँचते हैं तो, और मेंस में भी आप है ना ओपिनियन बनाएंगे तो आपको लिखने में भी अच्छा रहेगा, आंसर अच्छे मिलते हैं, यूनिक आंसर बनते हैं। इज इट पॉसिबल फॉर इंडिया टू नॉर्मलाइज टाइज विद चाइना विदाउट रिजॉल्विंग द बॉर्डर डिस्प्यूट? विवेक काटजू जी का क्या कहना है? उनका कहना है कि भाई 1988 में राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर, वो चाइना विजिट करने गए और वहाँ पर उन्होंने ये डिसाइड किया, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, कि जो टाइज़ हैं वो नॉर्मल चलते रहना चाहिए, ट्रेड कंटिन्यू बढ़ते रहना चाहिए, और जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसे हम साइड बाय साइड रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज़्म डेवलप की गई और इसके थ्रू कोशिश की जा रही है कि बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो। बाकी इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो नॉर्मल हो गए। सो 1988 में ही डिसाइड कर लिया गया था। पास्ट से हमारी जो पॉलिसी रही है कि हम कोई संबंध नहीं रखेंगे जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होगा, उससे हम डिपार्चर 1988 में कर चुके हैं ऑलरेडी। अब तो ये बात आती ही नहीं है। अब जो गलवान वैली हुआ है 2020 में, उसके बाद से हम दोबारा से 2020 वाली पोजीशन या फिर 1988 वाली पोजीशन दोबारा रिगेन करने वाले हैं। ऐसा नहीं होने वाला है कि अब दोबारा से हम ये बोलेंगे कि हम तुमसे ट्रेड करेंगे ही नहीं, हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे, हम तुमसे डायलॉग ही नहीं करेंगे जब तक के बॉर्डर इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो सारे डिप्लोमेट अभी कौन सी पोजीशन में जा रहे हैं? दोबारा से 1988 वाली पोजीशन में जा रहे हैं, जहाँ पर हमारे ट्रेड नॉर्मल चलते थे, बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व साइड बाय साइड चल रहा होता था। ये विवेक काटजू का पहला आर्गूमेंट। अच्छा, इंडिया ने ऐसा क्यों किया? रैशनली क्या हो रहा होगा, समझिए इसको। इंडिया ने इसलिए किया कि इंडिया और चाइना के रिलेशन अगर स्ट्रांग होते हैं, ट्रेड रिलेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ता है, तो दोनों की डिपेंडेंसी एक दूसरे पे बढ़ जाएगी। अब दोनों की डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी तो अब इंडिया इतना ज़्यादा ट्रेड करता है तो इंडिया को लगा कि चाइना कभी उन पर अटैक नहीं करेगा, अपना एग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखाएगा, और बाय एंड लार्ज अच्छे खासे समय तक के छोटे इंसिडेंट को हटा दिया जाए तो शांति थी, अनटिल गलवान वैली हैपन्स, है ना। गलवान वैली के समय में हमारे 20 जवान मारे गए थे, उनके भी कई जवान मारे गए थे, उन्होंने वो तो काउंट नंबर देते नहीं हैं, लेकिन हमारे 20 जवान चाइना इंडिया की बॉर्डर के अंदर घुस आया था, और उसके बाद फिर इंडिया के जवानों के साथ उनका जो है फिक्शन जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, और हमारे 20 जवान चले गए। उसके जो टाइज़ है, जो अरेंजमेंट था 1988 वाला, वो अपसेट हो गया, टाइज पूरे ख़राब हो गए। 4-5 साल से चल रहा है, कोशिश की जा रही है कि दोबारा से रीस्टोरेशन हो, लेकिन अभी हमारी जो कंडीशन थी वो 2020 अप्रैल के पहले की जो सिचुएशन थी बॉर्डर, उसे रीस्टोर करना था। इंडिया लगा हुआ था कि जब तक कि आप ये नहीं करेंगे तब तक हम टाइज नहीं करेंगे, बात दोबारा नॉर्मलाइज शुरू नहीं होगी, ट्रेड टाइज नहीं होंगे। पर स्टिल है ना, इंडिया की ट्रेड डिपेंडेंसी इतनी है, इंडिया की छोड़ो पूरे वर्ल्ड की चाइना पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी कि चाइना को आइसोलेट कर ही नहीं जा सकता। हालांकि इंडिया ने कोशिश ज़रूर की, डिजिटल स्ट्राइक एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें, ऐप बंद कर दिए, इन्वेस्टमेंट रोक दिए, ये सब सारी चीज़ें की गई, पर स्टिल अगर आप ट्रेड डेफिसिट देखेंगे ना, सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट हमारा किसके साथ है? चाइना के साथ। ट्रेड लगातार बढ़ ही जा रहा है क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इन रॉ मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर। एपीआई हमारा 70% वहीं से आता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिससे हमारी दवाइयाँ बन रही है, और पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसी पर रिलाई करती है। तो ऐसे कई सेक्टर हैं यहाँ, क्रिटिकल मिनरल हो, ईवी हो, सारे सेक्टर चाइना में डोमिनेटिंग हैं, और इसलिए हम पूरी तरीके से आइसोलेट तो उन्हें नहीं कर सकते, ठीक। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ऑलरेडी हम 1988 वाली पोजीशन पे हैं, जहाँ पर हमारे नॉर्मल टाइज चलते हैं, और बायलैटरल ट्रेड डिस्प्यूट जो है उसे हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अंतरा घोषाल सिंह की। अंतरा घोषाल सिंह का कहना है कि अभी के जो रिलेशन देख रहे हैं ना, ये नीजक रिएक्शन नहीं है, ये पिछले 4-5 साल से जो रिलेशन ख़राब हुए हैं, है ना, उसमें सुधार लाने की जो कोशिश की जा रही थी, पिछले 1-2 साल से जो पॉजिटिव सिग्नल दिए जा रहे थे उसके कारण है। ऐसा नहीं कि इंडिया यूएस के टाइज ख़राब हुए तो इंडिया और चाइना के बेहतर हो रहे, बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत पहले से चल रहा था। जो इंडिया की अभी बायलैटरल मीटिंग थी वो कज़ान 2024 में डिसाइड हो गई थी, है ना। तो ऐसा नहीं कि अभी टैरिफ लगाई हुई है इसने, तो नीजक रिएक्शन नहीं है, दोनों ही पॉजिटिव साइन दे रहे थे। 2024 में एक
बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट साइन हुआ था और ये पहला एग्रीमेंट था जो कि आइस ब्रेकर की तरह काम किया गलवान क्लैश के बाद में, जिसमें इंडिया को दोबारा से पेट्रोलिंग राइट्स मिले धेमचौक और दीपसंग के, और डिप्लोमेटिक विक्ट्री की तरह ये माना जा रहा है इंडिया के लिए। चाइना का ये कहना है कि हाँ ठीक है पेट्रोलिंग राइट है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, सॉवरेनिटी तो डिसाइड नहीं की गई है, तो वो दोबारा भी अटैक करके इसे ले सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। पर चूंकि ये चीज़ हुई है इसलिए थोड़ी प्रोग्रेस हमें देखने को मिल रही है टाइस में और दोनों पॉजिटिव सोच पा रहे हैं। नेक्स्ट है, डू यू सी द सिचुएशन वेयर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन कुड बी डिसरप्टेड बाय से गलवान 2 इन द डिस्टेंट फ्यूचर। अगर गलवान 2 होता है तो क्या नॉर्मलाइज, बिल्कुल नहीं होंगे यार, नॉर्मलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब विवेक काटजू का कहना है कि चाइना इंडिया को एक स्मॉल साउथ एशियन कंट्री समझता है, अपना कॉम्पिटिटर बिल्कुल भी नहीं समझता था, और पाकिस्तान और इंडिया दोनों को ऐसा समझता है कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते रहें, तो इसलिए अगर इंडिया थोड़ा बढ़ रहा है तो वो चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर लेता है। बेसिकली इंडिया को वो पाकिस्तान की लेंस से देखता है और कुछ नहीं, ऐसा विवेक काटजू का कहना है। लेकिन इंडिया में ये चीज़ें बदल गई हैं, इंडिया में ये चीज़ बदल गई है और इंडिया में अब चाइना को एज अ मेन थ्रेट और कॉम्पिटिटर माना जा रहा है। अब दूसरा जो इनका कहना है वो ये कि बॉर्डर डिस्प्यूट की अगर हम बात करें तो चाइना इसे रिजॉल्व नहीं करना चाहता। चाइना इसे रिजॉल्व क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि वो समझता है कि अगर ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाएगा तो फिर इंडिया शांति से पीसफुली ग्रो कर सकता है, उसका बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज फ्री हो जाएगा, जो कि अभी वो LAC को फोर्टिफाइड और गैरिसन करने में लगा हुआ है। सो वो उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व ना हो, चलता रहे, खिंचता रहे ताकि वो इंडिया पे प्रेशर बनाते रहे और इंडिया उससे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो ना करे। ठीक, ये विवेक काटजू जी का कहना है। ये वहीं पर घोषाल जी का क्या कहना है ये देख लेते हैं। इनका ही मानना है कि, और चाइनीज़ सोर्सेस से इन्होंने पता लगाया है कि जो गलवान हुआ था उसका मेन रीज़न है 370 आर्टिकल का डाइल्यूशन करना, जिसका चाइनीज़ ने प्रोटेस्ट किया। दूसरा, इंडिया और US दोनों ही अल्टरनेटिव सप्लाई चेन बनाने की कोशिश कर रहे थे कोविड के बीच में, और चाइना को लगा कि यार उसकी मैन्युफैक्चरिंग में खतरा आ सकता है, उसके डोमिनेशन में थ्रेट आ सकता है। सो ये इनसिक्योरिटी वाली जो फीलिंग थी उसी के कारण उसने अटैक किया था, और अब चाइना इंडिया को एज अ थ्रेट देख रहा है। उसे डर लग रहा है कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो चाइना है ना, चाइना का पॉपुलेशन क्राइसिस है, उस क्राइसिस को, जो गैप है उसको भरने का काम कर सकता है पूरी दुनिया में। और मैन्युफैक्चरिंग अगर कोई बन सकता है तो वो इंडिया ही बन सकता है, सुपर पावर। सो अब चीज़ें चेंज हो गई है अकॉर्डिंग टू मिस घोष। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कैन द टू ट्रैक फॉर ऑफ द नॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन एंड चाइना प्लान्स फॉर साउथ एशिया एज सीन इन द रिसेंट कन्विंग ट्रायलेटरल फीचरिंग पाकिस्तान, चाइना एंड बांग्लादेश बीन हार्मनी विद ईच अदर। क्या क्या इंडिया और चाइना के रिलेशन नॉर्मलाइज हो रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश ट्रायलेटरल मीटिंग हो रही है। इस तरह के कई सारी ट्रायलेटरल मीटिंग्स चल रही हैं चाइना की, जिसमें इंडिया को आइसोलेट कर रहा है सब कॉन्टिनेंट में। इंडिया के ही नेबर को धीरे धीरे अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया और चाइना के रिलेशन नॉर्मलाइज होना और ये सब चीज़ें होना नॉर्मल है क्या? तो ऐसा नहीं यार, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। लेकिन ये हमेशा से होता रहा है, अभी तो नहीं हो रहा है, पहले भी कर रहा था। तो इंडिया भी अपने तरीके से उसे काउंटर कर रहा है और चाइना भी अपने तरीके से काउंटर कर रहा है। सो वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो वे फॉरवर्ड तो बस इतना ही है कि इंडिया और चाइना अगर दोनों ग्रो होना चाहते हैं, दोनों सुपर पावर बनना चाहते हैं, तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। सो मिनिमम वर्केबल टाइज होना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड जो है रिलेशन रहते हैं, टफ रिलेशन रहते हैं, तो दोनों के लिए ये खतरा है। स्पेशली इंडिया के लिए तो और प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंसी बहुत है उनकी। जैसे जैसे हम आत्मनिर्भर भारत बन जाएंगे, आत्मनिर्भरता डेवलप कर लेंगे, वोकल फॉर लोकल हो जाएगा, उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, चाइना को जवाब दे सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम एंड देन अटैक, जस्ट लाइक चाइना। पहले कोशिश करो चाइना से ही रिसोर्सेज लेके डेवलप हो, और फिर चाइना को ही आप जो है वापस बॉर्डर से अपनी बाहर कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एंजॉय योर डे।